जय सिया राम। आज इस वीडियो में हम संविधान भाग 2, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत संविधान सभा भाग 1 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं संविधान सभा भाग 2 की। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा के लिए कितनी बैठकें हुई और कौन कौन सी समितियां बनी। समितियों में मैं खासकर केवल जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा जो मैं बात करूंगा आज थोड़ा सा कि किस तरीके से संविधान सभा ने संसद के रूप में भी काम किया, तो सारी बातों पर चर्चा होगी। हमारा आज का जो दूसरे नंबर का पॉलिटिकल साइंस का वीडियो है वो है संविधान सभा भाग 2। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसी बेल आइकन को दबाने से हमारे सभी वीडियो का जो भी हम नए वीडियो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो भी पॉलिटिकल साइंस की हम पूरी कक्षाओं को पढ़ेंगे उनको पढ़ने के बाद आपको ग्रुप बी और सी के लिए कोई भी अलग से तैयारी करनी नहीं पड़ेगी। और अगर आपको इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और उसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको पीडीएफ के माध्यम के अपने नोट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलो सीधे शुरुआत करते हैं संविधान सभा भाग 2 की। क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो रहा था इसलिए मैंने संविधान सभा का भाग 2 भी बनाया। मैं कोशिश करता हूं 25 से 30 मिनट का वीडियो बने, जिससे कि आप भी बोर ना हो और जो है उसे पढ़ाई में आपका भी मन अच्छे तरीके से लगा रहे। समझे जरा, पहला पॉइंट है आज संविधान सभा भाग 2 के अंतर्गत। देखो, ये संविधान सभा जो थी, जो नए लोग हैं उन्हें मैं बता दूं, हमने अपने चैनल पर जो है संविधान सभा जो है संविधान की पॉलिटिकल साइंस की क्रमबद्ध कक्षाओं को शुरू किया है और आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के जो है वो पॉलिटिकल साइंस में देख करके आप पिछली वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको जो है इस वीडियो को जो है वो समझने में आसानी होगी। मैं आपको बताऊं, हम संविधान सभा पढ़ रहे थे, यानी कि एक ऐसी सभा जिसने हमारे देश के लिए संविधान बनाया है और हम उस सभा के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुने जरा, संविधान सभा के अंतर्गत आज हम जो पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। ध्यान से सुने जरा, संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट आप इसे कह सकते हैं। संविधान का प्रारूप, संविधान का प्रारूप तैयार किया। कभी भी आप इसका आंसर ये नहीं देंगे कि संविधान का प्रारूप बी.आर. अम्बेडकर ने तैयार किया, बल्कि मैं कहूंगा कि संविधान का प्रारूप जो तैयार किया वो तैयार करने वाले थे बी.एन. राव। ध्यान से सुने, संविधान का प्रारूप तैयार किया वो व्यक्ति थे बी.एन. राव। इन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार किया। सर कैसे किया, इसकी एक प्रोसेस थी। देखो, हमने जो है जो भी संविधान सभा वाले थे उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था, अंग्रेजों ने कहा कि हम आपको जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन हम चाह रहे थे कि हमें जल्दी स्वतंत्र कर दिया जाए। इस वजह से हमने क्या किया कि दुनिया के 60 देशों के संविधान को पढ़ा। 60 देशों के संविधान को पढ़ा, लेकिन हमने 60 देशों से जो है बहुत सारी बातें नहीं ली, लेकिन हमने कुछ ही देशों से, जिन देशों से हमें अच्छी बातें लगी, चाहे हमें मूल कर्तव्य अच्छे लगे, मूल अधिकार, हमें खैर कर्तव्य तो बाद में जोड़े, मूल अधिकार हमको अच्छे लगे, नीति निर्देशक तत्व हमको अच्छे लगे, जो भी जिस संविधान से हमें जो जो चीजें अच्छी लगी, जैसे हमने जापान के संविधान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, साउथ अफ्रीका से हमने लिया संविधान संशोधन, उसी तरह आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग देशों से हमने अच्छी अच्छी बातें ली। 60 देशों का अध्ययन किया, लेकिन कुछ ही देशों से हमने अच्छी अच्छी बातें ली और उन बातों का संकलन करके एक संविधान का प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव। मैं आपको बता दूं, बी.एन. राव जो थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे और उन्होंने जो है संविधान का प्रारूप तैयार किया। अब इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, उस प्रारूप के अनुसार संविधान का निर्माण करने के लिए बी.एन. राव ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम था प्रारूप समिति। ध्यान से सुनना, प्रारूप समिति। ये समिति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है पेपरों की दृष्टि से भी। ऐसा नहीं है, बहुत सारी समितियां और भी हैं, मैं आपको उसे अगले वीडियो में हम उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि बहुत सारी समितियां, उनके बारे में मैं ज्यादा चर्चा, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं वो, तो ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। उनके आपको लिस्ट
और वो उसके अध्यक्ष कौन थे वो याद करने, मगर थोड़ा सा आपको जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में समझाना जरूरी होता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको प्रारूप समिति के बारे में बताना आवश्यक समझा। ध्यान से सुने, संविधान का प्रारूप तैयार किया बी.एन. राव ने, लेकिन बी.एन. राव द्वारा बनाए गए इस संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए और उस प्रारूप के अनुसार संविधान का निर्माण करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था प्रारूप समिति। ध्यान से सुना, इस समिति का नाम था प्रारूप समिति। इस समिति का जो गठन किया गया वो किया गया 29 अगस्त, ध्यान से सुने, 29 अगस्त 1947 को, 1947 को इस कमेटी का गठन किया गया। ध्यान से सुने जरा, अब ये कमेटी जो बनी इसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि कई बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है प्रारूप समिति कब बनी, 29 अगस्त 1947 को, इसके अध्यक्ष कौन थे, प्रश्न देखो जरा। इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बी.आर. अंबेडकर। ध्यान से सुने, मैं इसके बाद जब मैं प्रारूप कमेटी खत्म कर दूंगा उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जो बी.आर. अंबेडकर साहब है उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले जरा ये पॉइंट समझे। प्रारूप समिति में इसके अध्यक्ष थे बी.आर. अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर साहब। मैं इनको शॉर्ट में लिख लेता हूं, बी.आर. अंबेडकर। ध्यान से सुने, अंबेडकर। इन्होंने उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बहुत ही बढ़िया काम किया और इन्होंने ही संविधान को अंतिम रूप देने का काम किया। ध्यान से सुने, वो थे बी.आर. अंबेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ध्यान से सुने, अब प्रश्न आता है कि सर प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। इस प्रारूप समिति में बी.आर. अंबेडकर यानी अध्यक्ष सहित जो है टोटल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष सहित का मतलब होता है इसमें अध्यक्ष भी इंक्लूड हो गया और इस अध्यक्ष सहित में इसमें जो सदस्य थे वो थे 7 सदस्य। ध्यान से सुने, वो 7 सदस्य कौन थे, एक तो स्वयं बी.आर. अंबेडकर साहब, दूसरे नंबर के जो व्यक्ति थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे नंबर के व्यक्ति थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर। ध्यान से सुने जरा, दूसरे नंबर के व्यक्ति थे एन. गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर के व्यक्ति थे के. एम. मुंशी। ध्यान से सुने, के. एम. मुंशी, के. एम. मुंशी। तीसरे नंबर के जो व्यक्ति थे वो थे के. एम. मुंशी। चौथे नंबर के अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। देखो ये अयंगर थे, वो दूसरे थे। देखो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे कौन थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ध्यान से सुने, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ध्यान से सुने जरा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें नंबर के व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ध्यान से सुने जरा सा, पांचवें नंबर के व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ये 5 व्यक्ति आपके सामने हैं। मैं थोड़ा सा अब मैं यहां मिटा देता हूं, थोड़ा सा या तो मैं साइड में लिख लूंगा। अच्छा, छठे नंबर के जो व्यक्ति थे उनका नाम था बी.एल. मित्र। ध्यान से सुना, बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र, बी.एल. मित्र। मगर जब बी.एल. मित्र कुछ समय बाद प्रारूप समिति से हट गए और उनकी जगह पर जो अध्यक्ष बने, उनकी जगह पर जो सदस्य बने, उनका नाम था एन. माधव राव। ध्यान से सुने, एन. माधव राव, एन. माधव राव। आप इन्हें शॉर्ट में माधव राव भी लिख सकते हैं, माधव राव। तो ये बने हैं बी.एल. मित्र के स्थान पर। ध्यान से सुने, और छठे नंबर पे जो व्यक्ति थे वो थे डी.पी. खेतान। सातवें नंबर पे थे डी.पी. ध्यान से सुने, डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान, डी.पी. खेतान। और डी.पी. खेतान के क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु के बाद, डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जो अध्यक्ष बने उनका नाम था टी.टी. कृष्णामाचारी। ध्यान से सुने, टी.टी. कृष्णामाचारी। ध्यान से सुने जरा, टी.टी. कृष्णामाचारी। तो ये सारे की सारी मैंने चर्चा करी है प्रारूप समिति की, और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ध्यान से सुने, सबसे नंबर पे बी.आर. अंबेडकर साहब जो कि इसके अध्यक्ष थे। गठन कब हुआ ये मैं आपको बता चुका हूं। अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अंबेडकर। कितने सदस्य थे, 7, अंबेडकर साहब को लगाकर। सेकंड नंबर पे एन. गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड नंबर पे के. एम. मुंशी साहब। फोर्थ नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पांचवें नंबर पे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे नंबर पर बी.एल. मित्र। ध्यान से सुने जरा, बी.एल. मित्र। बी.एल. मित्र जो थे वो कुछ समय बाद हट गए थे वो, और उसके बाद उनकी जगह पे बने माधव राव, एन. माधव राव उनकी जगह पे बने। और उसके बाद डी.पी. खेतान। पूछा जा सकता है कि वो एकमात्र प्रारूप समिति के अध्यक्ष जिनकी मृत्यु हो गई थी
वो थे डीपी खेतान, और इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णामाचारी जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। आपको बता दूं प्रारूप समिति में जो थे वो इसकी मेहता के बारे में इनके बारे में जो कहा था वो राजेंद्र प्रसाद ने एक शब्द कहा कि मैंने अगर कोई बड़ा योगदान, ध्यान से सुने, अगर मैंने बड़ा योगदान कुछ किया है संविधान के लिए तो वो किया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में बी.आर. अंबेडकर साहब का चुनाव करके। ध्यान से सुने जरा सा। तो ये हमने प्रारूप समिति के बारे में बताया। अब जो हम संविधान सभा पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत हमने एक समिति पढ़ी, प्रारूप समिति। अब इस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था बी.आर. अंबेडकर। अब हम बी.आर. अंबेडकर साहब के बारे में थोड़ा थोड़ा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा आपसे बात कर देता हूं। ध्यान से सुने जरा, ध्यान से सुने। बी.आर. अंबेडकर, प्रश्न पूछा जाता है कि बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव कहां से हुआ था। देखें, मैं आज इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में जो इलेक्शन हुआ वो सबसे पहले, ध्यान से सुने, उन्होंने संविधान सभा आने के लिए जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा मुंबई से। ध्यान से सुने जरा, वो उन्होंने लड़ा मुंबई से उन्होंने चुनाव लड़ा। लेकिन आपको बता दें ये अपना चुनाव हार गए थे मुंबई से। जब ये मुंबई से हार गए बी.आर. अंबेडकर साहब, उसके बाद अंबेडकर साहब को जो है वो बंगाल से उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और बंगाल से वो मुस्लिम लीग की सीट से चुनाव जीत करके जो है वो आए संविधान सभा में। अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा में जो है वो कहां से उनका इलेक्शन हुआ था तो वो बंगाल से हुआ। मगर और भी कहानी आगे, ध्यान से सुने। अंबेडकर जो बंगाल से चुनाव लड़े थे वहां पे एक जगह था जैसुल कुरला। ध्यान से सुने जरा, उस जगह का जो नाम था वो पर्टिकुलर है जैसुल कुलना। ये एक जगह थी। ये जैसुल कुलना जो था वो आज के बांग्लादेश में पड़ता है। 1947 में जब भारत का पार्टीशन हुआ तो पाकिस्तान हमारे दोनों कोनों पर था। आज के बांग्लादेश, तब वो पूरी पाकिस्तान कहलाता था, और आज का जो पाकिस्तान है वो तो है ही। तो इसलिए बांग्लादेश जो आज जैसुल कुरला, जो मैंने आपको नाम बताया है जैसुल कुलना, ये जैसुल कुलना आज के बांग्लादेश में पड़ता था। 1947 में जब भारत का पार्टीशन हो गया तो पार्टीशन होने की वजह से ये जैसुल कुलना जो था वो बांग्लादेश में चले गया। इस वजह से जो मुस्लिम लीग की जो ये वाली सीट थी वो ऑटोमेटिक समाप्त हो गई। उसके बाद बी.आर. अंबेडकर साहब दोबारा मुंबई से जो है वो उनको संविधान सभा में लाया गया, और संविधान सभा में लाने के लिए मैं आपको बता दूं M.R. जयकर, ध्यान से सुने जरा, M.R. जयकर, क्योंकि देखो संविधान सभा में सभी सीटें लगभग फुल थी, सभी सीटों पर चुनाव हो चुका था, मगर M.R. जयकर जो थे वो मुंबई से थे, उन्होंने संविधान सभा के लिए अपनी सीट खाली कर दी। इसके लिए अंबेडकर साहब के लिए। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव कहां से हुआ था तो वो मुंबई से हुआ था। इस प्रश्न का आप उत्तर मुंबई देंगे, क्योंकि पहले जरूर वो बंगाल से थे लेकिन बाद में उनका चुनाव जो है वो मुंबई से हुआ था। ध्यान से सुने। अब अगला पॉइंट, ध्यान से सुने जरा सा, थोड़ा मैं आपको संविधान सभा के बारे में बता देता हूं। देखो, संविधान सभा के बारे में एक कथन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो ये है कि संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। ध्यान से सुने, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो संविधान सभा के कुल जो बैठकें हुई संविधान बनने के लिए वो कुल 12 अधिवेशन हुए। ध्यान से सुने, टोटल 12 अधिवेशन हुए। कई लोग कहते हैं 11 हुए। देखो 12वां अधिवेशन, पहला वाला अधिवेशन भी अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल जो थे वो 12 अधिवेशन संविधान सभा के। अच्छा, इसमें टोटल महिला मेंबर कितनी थी ये भी पूछा जाता है। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। कितनी? 15 महिला सदस्य थी। ध्यान से सुने, 15 महिला सदस्य थी। अच्छा, एक प्रश्न और आता है कि इसमें जो महिला जो थी मुस्लिम महिला कौन थी? उनका नाम था अय्याज रसूल। ध्यान से सुने जरा, मुस्लिम महिला जो थी वो थी अय्याज रसूल। ध्यान से सुने, अय्याज रसूल। ये जो थी वो एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। तो मैंने 2-4 बातें आपको बताई। टोटल 12 अधिवेशन हुए, 15 कुल जो है महिलाएं, जो 15 महिलाएं थी, और मुस्लिम जो महिला थी उनका नाम था अय्याज रसूल। ध्यान से सुने। अब
टोटल संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? देखो संविधान बनने में कुल जो समय लगा वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा, तो वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ध्यान से सुने जरा सा, जब 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद संविधान बनकर तैयार हो गया तो एक डेट और पूछी जो जाती है, जो पेपर में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वो डेट है 26 नवंबर 1949 को। ध्यान से सुने, 26 नवंबर 1949 को। देखो संविधान के लिए कार्यवाही शुरू कब से हुई थी? वो हुई थी 11 नवंबर। अगर हम 9 नवंबर को भी जोड़ दें तो तब वो जो है वो 12 अधिवेशन हो जाते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और कुल 18 दिन लगे। ध्यान से सुने जरा सा, जब संविधान बन गया, कैसे बना? प्रारूप समिति ने जब उस संविधान को बना दिया, उसके बाद उसके लिए वाचन भी हुए, अलग अलग जो है उसकी चर्चाएं हुई संविधान पर। अंतिम रूप से जब संविधान बन करके तैयार हो गया, प्रारूप समिति ने उसे अंतिम रूप से बना के तैयार कर दिया, तो उस प्रारूप समिति ने अपने द्वारा बनाए गए संविधान को संविधान सभा के समक्ष रखा और कहा कि अब ये संविधान कंप्लीट रूप से तैयार हो चुका है, आप इस संविधान को स्वीकार कीजिए। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति द्वारा बनाए गए संविधान को अंतिम रूप से स्वीकार कर दिया। ध्यान से सुने, 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से स्वीकार कर दिया। इसलिए 26 नवंबर को 2015 से पहले, मोदी सरकार की 2015 से पहले 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। मगर अब 2015 के बाद 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान से सुने, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ओके, और क्या है सर? जब संविधान को स्वीकार कर दिया गया, लेकिन इस दिन संविधान लागू नहीं हुआ। लागू का मतलब होता है इंप्लीमेंट होना, देश का प्रशासन संविधान के अनुसार चल देना। सर क्या हुआ इस दिन? स्वीकार किया, कुछ हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ। इस दिन ध्यान से सुने जरा सा, इस दिन 16 अनुच्छेद इसी दिन 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद इसी दिन लागू कर दिए गए, देश में लागू कर दिए गए। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। पॉइंट ये आता है सर कि अनुच्छेदों के बारे में बात करें, थोड़ा बताएं कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया, उस दिन संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो उस दिन संविधान में कुल 395 अनुच्छेद। ध्यान से सुनना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, आप इन्हें आर्टिकल कहेंगे, 359 आर्टिकल, 8 शेड्यूल कहेंगे और 22 पार्ट यानी 22 भाग थे। कब की बात हो रही है? जब जो है 26 नवंबर 1949 को, जिस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं, जिस दिन संविधान ने उसे स्वीकार किया, तो इसी दिन जो है वो 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए। और उसी दिन अगर हम संविधान में देखें तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ध्यान से सुने, और इन 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग में से, ध्यान से सुने जरा सा, 16 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए। लेकिन मैं ये 16 अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करूं उससे पहले आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर संविधान तो 26 नवंबर को बन के तैयार हो गया था। ध्यान से सुने, सर उसे 26 जनवरी को ही क्यों मनाया गया? उसे लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों किया गया? उसे उसी दिन 26 नवंबर को क्यों नहीं लागू कर दिया गया? ध्यान से सुने जरा। देखो 1930 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि हम 26 जनवरी से हम देश में स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू करेंगे। ये तब की बात थी जब 26 जनवरी 1930 की बात हो रही थी, जब लाहौर में जो है अधिवेशन था। मगर हमारे लिए वो डेट बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसी के बाद से हम 26 जनवरी को लगभग जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे थे। बड़े लेवल पर नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे समर्थन कर रही थी। ध्यान से सुने, इस वजह से एक साल बाद 26 नवंबर 1949 को जो है वो देश संविधान तैयार हो गया था, मगर उसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 यानी 1950 को। तो देखें जरा सा, 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए कब?
कब लागू कर दिए गए? 26 नवंबर 1949 को। और बाकी अनुच्छेद जो लागू कर दिए गए वो कर दिए गए 26 जनवरी 1950 को। मैंने आपको इसका कारण बता दिया, लाहौर अधिवेशन की वजह से। तो 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान हमारा लागू हो गया। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान से सुने, अब मैं संविधान सभा से रिलेटेड इन 16 अनुच्छेदों में से कुछ अनुच्छेद आपको बता देता हूं और उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर संविधान सभा के बारे में करेंगे। तो जरा समझे जरा सा। तो मैं बात कर रहा था कि 16 अनुच्छेद जो थे वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो लागू कर दिए गए थे। ठीक हो गया। तो वो कौन से थे? मैं सभी के नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि 16 की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फटाफट करके कुछ मैं नाम ले लेता हूं जो 16 अनुच्छेद उस दिन लागू हुए। ध्यान से सुने, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9। ध्यान से सुने, 5, 6, 7, 8, 9। कई बार पेपर में पूछा जाता है इनमें से कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। लेकिन मैं कुछ अनुच्छेद आपको बता देता हूं। 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से 60 अनुच्छेद ये नागरिकता से रिलेटेड है। ध्यान से सुने, 60 अनुच्छेद 60 उसी दिन लागू हुआ, इसलिए 366 उसी दिन लागू हुआ, 367 उसी दिन लागू हुआ। ध्यान से सुने, 367 उसी दिन लागू। इसके अलावा 379 ऐसे 16 अनुच्छेद जो है वो उसी दिन लागू हुए। एक बहुत इंपॉर्टेंट है 324 जो निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, 324 उसी दिन लागू हुआ। तो ये 16 अनुच्छेद जो थे उस दिन लागू हुए। ध्यान से सुनना जरा। अब मैं जो बात कर रहा हूं वो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक। इसी पार्ट का जो लास्ट एक बिंदु रह जाता है। इसे संविधान सभा की पहली बैठक आपने बताई 9 दिसंबर 1946 को हुई, लेकिन आपने अंतिम बैठक के बारे में नहीं बताया जो कि 12वीं बैठक थी संविधान सभा की। तो जरा सा ध्यान से सुने, मैं आपको इस बारे में जरा बताने वाला हूं। संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो हुई, ध्यान से सुने, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले। और इस दिन 2 काम हुए। ध्यान से सुनना, इस दिन 2 काम हुए। क्या क्या काम हुआ इस दिन? एक तो संविधान सभा के लोगों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए कि अब हम इसे भाई लागू कर रहे हैं, अब इसमें हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो ये हस्ताक्षर उस दिन जो किए वो 384 सदस्यों ने इस दिन जो है वो संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए 24 जनवरी 1950 को। ध्यान से सुनना। और दूसरा काम क्या हुआ? इसी दिन 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान से सुनना, राजेंद्र प्रसाद को, देखो ये राजेंद्र प्रसाद कौन है? ये है संविधान सभा के अध्यक्ष, बिल्कुल परमानेंट अध्यक्ष। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के द्वारा क्या कर दिया गया? देश का राष्ट्रपति निर्वाचित कर दिया गया। ध्यान से सुने, देश का राष्ट्रपति यानी भारत के जो पहले राष्ट्रपति चुने गए वो थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, कई बार इनका टाइम पीरियड पूछा जाता है पेपर में कि कब से कब तक रहे। तो पर्टिकुलर अगर डेट पूछी जाए तो आपको 24 जनवरी याद रखना है, ना कि 26 जनवरी, क्योंकि 24 जनवरी को देश के राष्ट्रपति बन गए थे और 1962 तक के राष्ट्रपति रहे। ध्यान से सुने, ये राजेंद्र। प्रश्न ये है, सर एक बात बताओ, संविधान बना नहीं, समझ लो ना, संविधान अभी चुनाव हुए नहीं, संसद बनी नहीं, क्योंकि देश का राष्ट्रपति का जो चुनाव करती है वो संसद करती है। तो अभी संसद नहीं बनी तो देश के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कर रहा है? मैंने अभी आपको बताया, देश के राष्ट्रपति का जो पहले राष्ट्रपति थे उनका जो निर्वाचन किया वो संविधान सभा ने। आपको बता दूं, संविधान सभा 2 प्रकार से काम करती थी। मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बता देता हूं। देखो, जब 1947 में देश स्वतंत्र हो गया, जब 1947 में देश स्वतंत्र हो गया तो संविधान सभा ने 2 प्रकार के काम किए। संविधान सभा ने 2 प्रकार के काम किए। एक काम क्या किया, जरा ध्यान से सुने। एक काम किया, देश के लिए कानून बनाना, देश का प्रशासन चलाना। आप कानून हटा दो, देश का प्रशासन चलाना, यानी एज ए संसद देश का प्रशासन चलाना। प्रशासन में कानून सब आ जाएंगे। प्रशासन चलाना यानी एक काम अगर आप देखें तो संविधान सभा ने जो किया वो क्या? एज ए संसद काम किया। और दूसरा जो कि महत्वपूर्ण पहला ही में जो ये रखना चाहिए था, जो काम था वो था संविधान निर्माण। ध्यान से सुने, संविधान निर्माण। तो जब ये 2 अलग अलग काम है,
तो संसद के रूप में जब वो संविधान सभा काम करती थी तब उसके अध्यक्ष अलग होते थे, और जब संविधान निर्माण के रूप में वो होता था तब उसके अध्यक्ष अलग होते थे। ध्यान से सुने, देश का प्रशासन चलाना होता था संसद के रूप में, तब इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर साहब, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। और जब संविधान निर्माण करना होता था संविधान सभा का कार्य, तब उसके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद। तो आपको दो बातें समझ में आई होंगी, और 24 जनवरी 1950 को क्या क्या काम हुआ वो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ बातें थोड़ा थोड़ा करके जो आपके दिमाग में भी आ रही होंगी, मैं उन प्रश्नों को भी लाना चाहूंगा। एक प्रश्न ये कि सर देश हमारा 1947 में स्वतंत्र हो गया। ध्यान से सुने, देश हमारा 15 अगस्त, मैं आपको बता देता हूं, देश हमारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। आप चाहो तो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं सीरीज वाइज, आप चाहो तो इसे घर में बैठ करके लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, ये बेस्ट नोट्स तैयार होंगे। मैं इनको एकदम सीक्वेंस वाइज आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुने। सर देश हमारा 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया एक बार, मगर हमारा जो संविधान लागू हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। सर 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हमारा प्रशासन कैसे चला, हमारा देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला, तो मैं आपको बता दूं, ये सब चीजें जो चलाई गई, जो अब तक का जो प्रशासन चला 47 से 50 तक, वो चला भारत शासन एक्ट, भारत शासन एक्ट, या आप इसे भारत सरकार एक्ट कह सकते हैं, भारत शासन एक्ट। तब 1935 के द्वारा जो है वो हमारे देश का प्रशासन चला, तब तक 26 जनवरी 1950 तक। ध्यान से सुनना जरा सा। ओके, और किसके द्वारा, बाकी तो हमने जो 16 अनुच्छेद लागू किए वो बीच में, उनके द्वारा भी कुछ समय प्रशासन चला, मगर पूर्ण रूप से जो चला वो भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा चला। ठीक हो गया। फिर 26 जनवरी 1950 को ये एक्ट समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद हमारा देश का शासन शुरू हो गया। इसलिए पुराने अंग्रेजों के जमाने के जो एक्ट थे उन्हें को काफी हद तक वो धीरे धीरे करके वो समाप्त कर दिया गया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और उसके बाद कल हम जो बात करने वाले हैं वो हम शुरुआत कर रहे हैं संविधान सभा की प्रस्तावना से, और प्रस्तावना के बाद हम धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे कि संविधान के 22 भाग तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण भाग जो पेपरों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। धन्यवाद।